क्लियोपैट्रा इतिहास की एक ऐसी औरत जो एक पावरफुल महिला के रूप में जानी जाती थी। इसके अलावा वो अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी फेमस थी, लेकिन वो उससे कहीं अधिक कुछ और थी। उसने अपने पूरे साम्राज्य को अकेले ही चलाया और अपने शासनकाल में काफी तरक्की किया। उसने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया, लेकिन एक्टियम की युद्ध में उसके एक सीक्रेट पावरफुल मूव ने रोमन साम्राज्य को ऊपर उठने से पहले ही समाप्त करवा दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लियोपैट्रा द सेवंथ थिया फिलिपॉट ने मिस्र के आखिरी एक्टिव शासक के रूप में टॉलेमिक साम्राज्य में 51 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक राजगद्दी संभाली। वो टॉलेमाइक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। आपको बता दें कि इस डायनेस्टी का फाउंडर टॉलेमी द सोटर था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का करीबी साथी भी था। खैर, टॉलेमी द 14th के मरने तक क्लियोपैट्रा 18 वर्ष की थी और उसका छोटा भाई टॉलेमी द 13th उस समय केवल 10 साल का था, जिसने उसे 51 ईसा पूर्व में मिस्र के राजगद्दी से उतार दिया। हालांकि तनाव तेजी से बढ़ने लगा और टॉलेमी के एडवाइजर्स क्लियोपैट्रा को अपोज करने लगे। आखिरकार उसे 49 ईसा पूर्व के दौरान यहां से सीरिया जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। 48 ईसा पूर्व में उसने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ दिया। इस समय के दौरान रोमन जनरल पोम्पी की हत्या के बाद टॉलेमी द 13th ने जूलियस सीजर को अलेक्जेंड्रिया में बुलाकर उसका स्वागत किया, क्योंकि जनरल पोम्पी को मारने में सीजर ने उसकी मदद की थी। हालांकि इसके बारे में क्लियोपैट्रा को जानकारी थी और वो चाहती थी कि उसके भाई को राजगद्दी से उतारने में सीजर उसकी मदद करे, इसलिए उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्लियोपैट्रा इतनी अधिक खूबसूरत थी कि हर कोई उसके हुस्न का दीवाना हो जाता था, और सीजर भी हुआ। क्लियोपैट्रा को सिर्फ उसकी तरफ से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि सीजर के रूप में उसे उसका प्यार भी मिला। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह से पड़ चुके थे। सीजर ने उसे राजगद्दी वापस दिलाने में मदद किया और मिस्र की जनता के सामने उसके दूसरे भाई टॉलेमी द 14th को को-रूलर भी बनाया गया। उसके बाद सीजर ने मिस्र की परंपरा के अनुसार क्लियोपैट्रा से विवाह भी किया। हालांकि रोमन कानून ने उनकी शादी को मान्यता नहीं दी, क्योंकि सीजर ऑलरेडी शादीशुदा था। लेकिन कानूनी समस्याओं के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और उनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम सिजारियन था। दोस्तों, कुछ कारणों के चलते रोम में कंट्रोवर्सी होने लगी, जिसमें से पहला कारण यह था कि एक दशक के भीतर ही रोमन्स द्वारा मिस्र के लोगों की खुशियां और लाइफस्टाइल को एक हेय नजर से देखा जाने लगा। इसके साथ ही जूलियस सीजर के पास लीगल उत्तराधिकारी का अभाव था। वहीं रोम में सीजर एक सुप्रीम पावर बनना चाहता था और सभी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज्ड थे कि उसका अगला उत्तराधिकारी का दावेदार कौन होगा, उसका बेटा सिजारियन या फिर रोम में पैदा हुए उसके बाकी बच्चे। उसके लिए काफी परेशानी आने वाली थी, क्योंकि रोम वासियों को सिजारियन के शासक बनने पर काफी डर था और उनसे उसे पूरी तरह से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। और आखिरकार 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। उसके मरने के बाद क्लियोपैट्रा ने अपने आप को एक खतरनाक पोजीशन में पाया, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए वो रोम से फौरन चली गई। रोम से निकलने के बाद वो अपने बेटे सिजारियन के साथ टाइबर नदी के पास अपने खुद के महल में रहने लगी। ऐसा माना जाता है कि वो वहां पर परमानेंट नहीं रही और मिस्र वापस चली गई। इसके अलावा वो कभी कभी रोम में भी जाती रहती थी। हालांकि रोम में
उसकी मौजूदगी से वहां के लोग खुश नहीं होते थे। वे हमेशा उसे रिजेक्ट करते रहते थे, यहाँ तक कि उसको रानी के रूप में भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, इसके बावजूद कि वो सीजर की पत्नी थी। लेकिन आगे चलकर चीजें थोड़ी सी बदली। 42 ईसा पूर्व में रोम रिपब्लिक के ट्रायम्विरेट के बीच डिवीजन के दौरान मार्क एंथनी ने ईस्टर्न प्रोविंस की पावर अपने हाथ में लिया। उसके बाद मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर को फेस करते हुए हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक कल्चर ने उसे मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की ओर आकर्षित किया। एंथनी ने पार्थियन से अपना बदला लेने के लिए ईस्टर्न में आर्मी को फंड देना और मजबूत करना शुरू किया। पॉलिटिकल एजेंडा के बावजूद ग्रीक कल्चर के लिए एंथनी का प्यार बहुत साफ था। उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा जीते गए इलाकों में ग्रीक कल्चर को काफी बढ़ावा दिया। उसने काफी अच्छा काम किया और जिसके चलते उसकी खूब तारीफ हुई और उसे दिव्य उपाधियां यानी डिवाइन टाइटल दी गई, जैसे एथेंस, एशिया माइनर और एफेसस। दोस्तों, उसने रानी क्लियोपेट्रा को मीटिंग के लिए बुलाया ताकि मिस्र की समृद्धि के लिए कुछ काम किया जा सके, जैसे अनाज सप्लाई करना और अच्छी स्ट्रेटजीज बनाना। रानी को यह पता था कि एंथनी के साथ जुड़ने से उसे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा पॉलिटिकल और दूसरा मिस्र में उसकी पूरी तरह से पकड़। इसलिए उसने देरी नहीं की और उससे मिलने के लिए चली गई। उसे भली भांति पता था कि वो क्या कर रही है। जिस नाव से वो एंथनी से मिलने जा रही थी उसे सोने से सजाया गया था। सोने से सजी हुई नाव साइडस नदी से होती हुई टार्सस में पहुंची। साथ में म्यूजिशियन भी थे। क्लियोपेट्रा काफी सुंदर ड्रेस पहनी थी जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। और इतना ही नहीं, हर जगह परफ्यूम छिड़काया गया जिससे रानी के आने की जानकारी सभी को हो सके। पहुंचने के बाद उसको रिसीव किया गया और उसका ग्रैंड वेलकम भी हुआ। उसे देखने के लिए काफी भीड़ आई हुई थी और एंथनी भी उसे देखने के लिए बेताब हो रहा था। आखिरकार दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन क्लियोपेट्रा के मुकाबले में एंथनी का रुतबा फीका लग रहा था। उसे भली भांति पता था कि एंथनी को उसे कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है। खैर, मीटिंग में एंथनी ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की सुरक्षा और समर्थन का वादा किया। कुछ दिन के बाद क्लियोपेट्रा रोम से मिस्र चली आई और बाद में एंथनी भी मिस्र के लिए रवाना हुआ। वो अपनी तीसरी पत्नी फुल्विया और बच्चों को रोम में ही छोड़कर आया था और अलेक्जेंड्रिया में उसने 41 और 40 ईसा पूर्व की सर्दी बिताई। इस बीच दोनों में काफी गहरा प्यार हुआ और दोनों एक दूसरे के करीब भी आए। जब मार्क एंथनी 40 ईसा पूर्व में वापस रोम आया तो उसी साल क्लियोपेट्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम था अलेक्जेंडर हेलियोस और क्लियोपेट्रा सेलीन। दोस्तों, फुल्विया के मरने के बाद एंथनी को एहसास हुआ कि उसे ऑक्टेवियन के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करनी चाहिए। उसने ऑक्टेवियन की सौतेली बहन ऑक्टेविया से डिप्लोमेटिक शादी करके ऐसा किया भी। इधर क्लियोपेट्रा के शासनकाल में मिस्र फल फूल रहा था और सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी खुश थे। 37 ईसा पूर्व में पार्थिया के खिलाफ अपने पोस्टपोन्ड कैंपेन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सिक्योर करने के लिए मार्क एंथनी एक बार फिर से क्लियोपेट्रा से मिला और उसके बदले उसने उससे मिस्र के कुछ टेरिटोरीज को वापस करके राज्य में जोड़ने का वादा किया, जिसमें साइप्रस, क्रीट, लीबिया, जेरिको और सीरिया के साथ लेबनान के बहुत से टेरिटोरीज शामिल थे। उनका रोमांटिक रिश्ता फिर से परवान चढ़ा और 36 ईसा पूर्व में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था टोलेमी फिलाडेल्फो। पार्थिया में एक करारी हार के बाद एंथनी ने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी ऑक्टेविया को रिजेक्ट कर दिया।
वीडियो में आगे बढ़े तो एंथनी ने सिजारियन को सीजर का सच्चा उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। उसने उसे अपने एडॉप्टेड पुत्र के रूप में उसका पक्ष भी लिया। इसके साथ ही उसने क्लियोपेट्रा से हुए उसके हर एक बच्चे को जमीनें भी दी। हालांकि वो जानता था कि उसने पॉलिटिकल फायदों के लिए क्लियोपेट्रा से शादी किया था, लेकिन फिर भी वो दिल से उससे प्यार करता था। इसी बीच एंथनी और ऑक्टेवियन के बीच में युद्ध छिड़ गया और ऑक्टेवियन ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि वो पूरी तरह से क्लियोपेट्रा के इन्फ्लुएंस में है और मिस्र में एक नई राजधानी स्थापित करने के लिए रोम को त्यागने की साजिश कर रहा है। रोम में तनाव बढ़ने लगा और रोमन सेनेट ने लेट 32 ईसा पूर्व में एंथनी के सभी टाइटल्स यानी उपाधियों को छीन लिया। उसके बाद ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा के साथ एंथनी से भी युद्ध करने की घोषणा कर दिया, जो बैटल ऑफ एक्टियम के रूप में जाना जाता है। ये युद्ध ग्रीस के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ। ये क्लियोपेट्रा और एंथनी की फोर्स के बीच में एक नेवल यानी नौसैनिक युद्ध था। दोस्तों, क्लियोपेट्रा और एंथनी अपने एलाइज के साथ इस लड़ाई में ऑक्टेवियन के फ्लीट के साथ युद्ध करने में जुट गए। शुरू में तो ये लड़ाई अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्लियोपेट्रा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और युद्ध को बीच में ही छोड़कर मिस्र की तरफ निकल पड़ी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वो अपने लोगों को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसके इस फैसले ने एंथनी को हैरान तो किया, साथ में उसका दिल भी टूट गया। उसके जाने के बाद एंथनी की सेना कमजोर पड़ने लगी और जो बची हुई सेना थी, जल्द ही उसने भी ऑक्टेवियन के सामने सरेंडर कर दिया। इस घटना ने रोम में एंथनी के पावर को कम करने का काम किया और अब यहां पर ऑक्टेवियन की पकड़ मजबूत होने लगी। इसके साथ ही इस युद्ध में ऑक्टेवियन की जीत हुई और रोमन रिपब्लिक का खात्मा हुआ। लेकिन क्लियोपेट्रा और एंथनी के बीच में अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था। 1 साल के बाद ही तमाम अफरा तफरी के बीच एंथनी के पास एक फेक न्यूज आई कि क्लियोपेट्रा मर गई। इस खबर को सुनकर उसने खुद को चाकू मार लिया। इतने में एक मैसेंजर ने खबर दी कि क्लियोपेट्रा अभी तो जिंदा है और उसके पास उसके मरने की गलत खबर आई थी। एंथनी ने खुद को क्लियोपेट्रा के पास ले जाने के लिए कहा और इस तरह उसने उसके सामने अपनी अंतिम सांस ली। आगे चलकर ऑक्टेवियन ने अलेक्जेंड्रिया पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि क्लियोपेट्रा उसके साथ निगोशिएट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में उसने खुद की जान ले ली, क्योंकि वो ऑक्टेवियन के अधीन नहीं रहना चाहती थी। दोस्तों, ट्रेडिशन सजेस्ट करते हैं कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्लियोपेट्रा ने अपनी जान वाकई में ले लिया होगा या फिर उनसे बचकर कहीं सेफ जगह चली गई होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।